निश्चित रूप से परिवार चूंकि छत्तीसगढ़ का है, घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो एक प्रेरणा थी घर में डॉक्टर्स के लिए कि समाज सेवा भी करना है और कुछ नया भी करना है। मेहनत में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने करियर में शुरू में 20-20 घंटे काम किए, एक लेवल पे काफ़ी मेहनत की। मेडिकल साइंस में स्वस्थ रहने का हमें पूरा हक है, तो 200-250 साल पुराने सिस्टम को आज के पेशेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए हमने जो कंसेप्ट का नाम दिया, उसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। कहीं ना कहीं मेरा विजन है कि विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। और आज TYS पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं, उन्हें सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में इंदौर का बेस्ट डॉक्टर माना जाता है, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये BHMS MD होम्योपैथी हैं और एक क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और इन्हें 21 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ब्रिक्स देशों के लिए ऑफिशियल होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस और उनके सक्सेस मंत्रा के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, और आपके माध्यम से और आप सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा मेरा अभिवादन और प्रेम भरा सादर नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा, क्या प्रेरणा स्रोत था? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा शहर खैरागढ़, एक छोटा शहर है जो कि अब वर्तमान में जिला बना है, वहाँ से मैं आया हूँ। और निश्चित रूप से परिवार चूँकि छत्तीसगढ़ का है, घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि मैं शुरू से, जबकि एलोपैथी के सिस्टम में अच्छा खासा मैं देखता आया हूँ, घर में काफ़ी अनुभव उनका मैंने देखा है और परिवार की प्रेरणा भी रही है कि सामाजिक रूप से और कहीं ना कहीं कार्य के रूप में उन्होंने अपना जो बेस्ट स्तर है कहीं ना कहीं दिया है। तो एक प्रेरणा थी घर में डॉक्टर्स के लिए कि समाज सेवा भी करना है और कुछ नया भी करना है। तो निश्चित रूप से घर में 19 डॉक्टर्स की एलोपैथी की प्रेरणा, फिर साथ में घर में एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री जो कि हमारे मामा के यहाँ है, तो निश्चित रूप से उसका भी काफ़ी मुझे एक्सपोजर रहा। तो जब दो सिस्टम जहाँ पर एक दूसरे के लिए मैं अपने आप को देखता था, तो ऐसा लगता था कि कुछ अब नया लाने के लिए हमारे घर में एक होम्योपैथी सेक्शन जो रह गया था, उसमें जब मेरा नंबर आया तो मुझे जब आगे किया गया तो थोड़ा सा चैलेंजेस था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा भी एक इंस्पायरेशन होती है इसी बात के लिए कि कुछ नया करना है तो कुछ कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरा नंबर था, मैं होम्योपैथी में आया। और होम्योपैथी में भी जब मैं आया तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली थी कि जो भी करना बेस्ट करना, और होम्योपैथी को उस लेवल तक ले जाना है जहाँ पर कहीं ना कहीं होम्योपैथी को आज पहुँचने की ज़रूरत थी। तो निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा है सब शुरू से परिवार से मिली, माँ बाप से मिली। एक संस्कार थे कि मेहनत में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने करियर में शुरू में 20-20 घंटे काम किए, एक लेवल पे काफ़ी मेहनत की। आज जाकर मैं 20 साल के बाद आज आपके सामने आज होम्योपैथी को एक नई पहचान दिलाकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरा इंदौर स्थित सेंटर है, जहाँ से हम करीब 19 देशों में ऑनलाइन सिस्टम और भारत में एक तरीके से फेस टू फेस कंसल्टेशन दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा है पूरी तरीके से परिवार और मेरे माँ बाप, घर में मेरी वाइफ, बेटी, बेटा एक तरीके से जो नियम से मुझे सपोर्ट करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कंप्लेंट नहीं करते और इंस्पायरेशन देते हैं कि आप जो भी करो अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, पेशेंट्स का कहीं ना कहीं एक अपनापन रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे आगे करना चाहिए। और जीवन में मेरा एक सूत्र है, जीवन जीना है, काटना नहीं है। इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि वो भी अपना जो बेस्ट है वो ले सकें। मेडिकल साइंस में स्वस्थ रहने का हमें पूरा हक है। हर सिस्टम अपनी मेहनत करता है और ईश्वर ने अगर हमें स्वस्थ शरीर दिया है तो इस स्वस्थ शरीर में हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो बेस्ट प्रयास हो सकता है वो करना चाहिए। फिर चाहे एज ए पेशेंट अपने डॉक्टर से उम्मीद करे या डॉक्टर अपनी मेहनत से कुछ नया लाने के लिए करे। कुल मिलाकर हमारे प्रयास में एक रूपता होनी चाहिए और जहाँ पर भी जिस लेवल पे वो केस आए उसमें हमें कुछ नया लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कई पेशेंट्स उस स्टेज पे आए जब मेडिकल साइंस कई तरीके से होपलेस स्थिति में आए, तो ऐसी स्थिति में भी आपको हार ना मानते हुए भी अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी है, ऐसा मेरा मानना है। हम देखते हैं कि एलोपैथी में भी कई बार होता है कि कई, जैसे कैंसर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि तीसरा स्टेज हो गया है, चौथा स्टेज हो गया है, अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, पेशेंट को बोल दिया जाता है कि इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन आप
जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, जी। जब मुझे आपके बारे में जी। पता चला, तो मैंने देखा कि आप इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज करते हैं और कई सक्सेसफुल केसेस भी रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा जो थीम है, चूँकि मैं एज ए क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट माना जाता हूँ, तो होम्योपैथी में ये माना जाता था कि पहले कि होम्योपैथी में इस तरीके के क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के पेशेंट, इमरजेंसी केसेस, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो मेडिकल साइंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च की अवस्था में गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी काम हो रहा है। पर चूंकि होम्योपैथी एक बेसिक सिस्टम है, 200-250 साल पुराना सिस्टम है, क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी। तो निश्चित रूप से जब ये केसेस हमारे पास आते हैं तो ये मान के चलते हैं हम कि होम्योपैथी के जो पुराने वर्जन है उसमें कुछ नया लाने की ज़रूरत थी। और चूंकि आपने एक बात बोली कि कैंसर की ऐसी अवस्था जैसे स्टेज 3, स्टेज 4, कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 3-4 के पेशेंट कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी ये सब करने के बावजूद भी जब फेल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में वो ईश्वर को जब याद करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शंस की याद करने की जब जरूरत पड़ती है, तो मेडिकल साइंस में जहाँ ऐसे होपलेस केस हमारे पास आते हैं, तो उस अवस्था में अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए एक कंसेप्ट को बदलने की जरूरत थी। इसलिए हमने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से एक नया कंसेप्ट बनाया और एक तरीका बनाया कि अगर ऐसे केसेस जब आते हैं जहां पर हमें समय कम है और काम ज़्यादा करना है, तो हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके इस बॉडी रिस्पॉन्स को हम अंदर से ठीक करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर जो हमारे ड्रग सिलेक्शंस जो होते हैं, जिसमें हम मिनिमम डोजेस की क्राइटेरिया होम्योपैथी का जो कभी 5 बूंद 10 बूंद हो सकता था, उसको हमने बढ़ाकर 200 बूंद 300 बूंद 400 बूंद ऐसा करी जो बढ़ाकर एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान किया। उसका फायदा ये मिला कि हम उस पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर उस बीमारी पर अटैक करते हैं और कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये 5 काम हम लगभग एक ही अवस्था में एक ही दवाई से 5 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि इम्यूनिटी भी बढ़े और कैंसर पर हम अटैक भी कर सके। तो वही और हैरानी की बात तो सर यही है कि होम्योपैथी में इन चीजों का इलाज है जिसके बारे में सोचा जाता है कि ये बहुत स्लो है, ऐसा तो बताया जाता था। हमने स्लो को अपने डोजेस को, मिनिमम डोजेस को थोड़ा सा जो रिपोर्ट्स के आधार पर तय किया, पैथोलॉजी के आधार पर तय किया, बॉडी रिस्पॉन्स के आधार पर तय किया और मिलने वाले समय के ऊपर तय किया। कई बार ऐसा होता है कि आप दवाई दे रहे हैं लेकिन पेशेंट के पास इतना समय नहीं है, उस बीमारी की अवस्था इतनी आगे निकल चुकी है कि आपके पास इतना समय उस इलाज में नहीं मिलने वाला है, तो अब आपको उस पर्टिकुलर टाइम, उस केस और ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से जो मिनिमम डोज का क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वही जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो हमारी अप्रोच है, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जो हमारा अप्रोच होता है कि असंभव कुछ नहीं है, प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर पेशेंट एक नया यूनिक केस लेकर आता है और जुनून हमारा भी है कि कहीं ना कहीं कुछ नया करना है। तो करीब 9-9 सेंटीमीटर की गठानों वाले केसेस को भी जब मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है इससे डिसॉल्व किया गया, इम्यूनिटी बढ़ाकर आज वो 9-9 साल से जो आज अपना बॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए वो मदद है कि हम या तो क्योर करें या ऑप्टिमम टू क्योर करें, लेकिन उनका जो भी बेस्ट है मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें मिलने का हक था और जो हमारी कोशिश और उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पूरा हुआ। मेरा इस जीवन में जो एज ए मेडिसिन का जो कैरियर है, जो करीब 21 साल का अनुभव है, मेरे परिवार की प्रेरणा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि जाने से पहले इस जन्म में मैं जो भी बेस्ट कर सकता था मैं पूरा कर पाया। ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और क्लासिक होम्योपैथी, इन दोनों में क्या बड़ा अंतर है? क्लासिकल होम्योपैथी के में ऐसा हम कह सकते हैं जो 200-250 साल पुराना सिस्टम है जिसको हम सभी जगह देखते हैं, चूंकि ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल होम्योपैथी में जो बेसिक केसेस है वो डील किए जाते हैं, स्किन, हेयर या एक तरीके से आर्थराइटिस या जो बेसिक केसेस हैं जिसको हम मान सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस में इन्वेंशंस की या एक तरीके से जो जिन केसेस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जिस पे WHO आज भी कहता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी रिसर्च की संभावना मौजूद है। इवन एलोपैथी सिस्टम में भी काफ़ी रिसर्च के काम चल रहा है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर एलोपैथी इतना रिसर्च करता है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें होम्योपैथी को सुपर स्पेशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो 200-250 साल पुराने सिस्टम को आज के पेशेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए हमने जो कंसेप्ट का नाम दिया उसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। तो आरोग्य का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कि WHO की डेफिनेशन है। और सुपर स्पेशलिटी केसेस का मतलब होता है वो केसेस जहां पर मेडिकल साइंस, जैसे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट जो हमने बात की, स्टेज 5 के किडनी के पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर जाने के लिए मजबूर होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स के 21 क्रिएटिनिन के जो लेवल हैं, हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने फायदा दिया और उनकी किडनी को सेव किया। ठीक उसी तरीके के हम कुछ बात करेंगे ऑटोइम्यून कैटेगरी में। अभी ऑटोइम्यून कैटेगरी में पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा इलाज भी नहीं है। हम ऐसा कहते हैं ऑटोइम्यून कैटेगरी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी केस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, गठिया, तो इस तरीके के ऑटोइम्यून केसेस में क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हमेशा आपके अगेंस्ट चली जाती है।
तो जितना आप दवाई लेते हैं कहीं ना कहीं वो भी रेजिस्टेंस पे आता जाता है, और आपकी दवाइयाँ जब आपके ऊपर काम नहीं करती तो मेडिकल साइंस आपके लिए हेल्पलेस होने लग जाता है। ऐसी अवस्था में हम इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवाइयाँ लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी मिसगाइड ना हो और उसको हम सप्रेस करें। एक तरीके से जब ऑटोइम्यून बीमारी हम पर अटैक कर रही है, बजाय हम उस पर अटैक करें, तो निश्चित रूप से जीतना हमें है। हमें एज ए इंसान ये सोचना है कि हमें जीतना है। तो हमने जो ये तरीका निकाला एग्रेसिव, फास्ट, सुपर स्पेशल, नेचुरल, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का जो होम्योपैथी, कहीं ना कहीं उसका फायदा ये मिला, क्योंकि ये कहा जाता था निगेटिव नहीं हो सकते, वो निगेटिव होकर आज भी वो पेशेंट बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में ऑटो इम्यून केस में जब इतना काम हो रहा है, तो ये जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो हमारा विजन है, तो निश्चित रूप से ये जो विजन है ये किसी एक तरीके से बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। और मेरा पूरा विश्वास, अगर होम्योपैथी में अगर मुझे कोई एक केस के बारे में भी अगर कहा जाए कि आप इसको वर्ल्ड वाइड किस तरीके से सबसे पहले अप्रोच लेना चाहेंगे, तो मैं जरूर ऑटो इम्यून कैटेगरी के केस में, जिसमें दुनिया अभी बहुत जीवन भर दवाई लेने के लिए मजबूर है, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स और लाइफ टाइम दवाई खाने की जो डिपेंडेंसी आ रही है, इसको बचाने में ये जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो ये हमारा जो कंसेप्ट है काफ़ी बड़ा टूल साबित होगा। और ये बात के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो आधार है, जो 3000 पेशेंट का डेटा है, वो हमारा सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा विश्वास भी है। पर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर, जी। होम्योपैथी को लेकर कि इतनी एडवांसमेंट हो गई है। जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों तक किस तरह से मैसेज पहुंचाना चाहिए? आज भी लोग एलोपैथी पे डिपेंड करते हैं और फिर हार मान जाते हैं, तो होम्योपैथी तक आने के लिए लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं होम्योपैथी में? सभी सिस्टम अपना अच्छा काम करते हैं। एलोपैथी एक डिफाइंड सिस्टम है, वो अपना काम करता है। तो जब वो होम्योपैथी में आते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें अवेयरनेस भी होना चाहिए। और मैं चूंकि ब्रिक्स में होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर, चूंकि ये मेरा जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं सब जगह बताऊं, और इसके अवेयरनेस के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जितना हो सके मैं स्वयं जहां पर अवेलेबल हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। तो निश्चित रूप से दुनिया में ब्रिक्स के माध्यम से भी ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम लेकर जब मैं सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी को जब बताता हूं, तो निश्चित रूप से ना केवल मुझे खुशी होती है, बल्कि मुझे गर्व होता है कि मैं जो जर्मनी की होम्योपैथी, हमने इंपोर्टेड होम्योपैथी पढ़ी थी, सीखी थी, बताई थी या हम कर रहे थे, उसमें अब भारत का नाम जुड़ेगा सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी में, जिसमें हम पढ़ाएंगे, बताएंगे और लोग हमें सुनेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ नया लाना है, और जो पहली बार कुछ नया लाने की कोशिश करता है, नो डाउट उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, उसे हर जगह वेरिफिकेशन पे भी गुजरना पड़ता है। तो हमारा आधार है हमारा विश्वास, और मेरे 3000 पेशेंट का जो डेटा है वो मेरा सबसे बड़ा टूल है। मैं यूएस में गया, आदरणीय ट्रम्प साहब का कन्वोकेशन में एज ए डिनर सेरेमनी में जब हमें इनवाइट किया गया, तो वो मेरी बड़ी उपलब्धि थी कि इस जो पहचान को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में मुझे अप्रोच मिली, वहाँ पे बुलाया गया, वहाँ पर भी हमने इस कंसेप्ट को बताया। इस तरीके से मैं अभी ब्रिक्स के माध्यम से रशिया में जब मुझे एज ए होम्योपैथिक एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को बताया। इस तरीके से मैं ब्रिटेन में जाकर पार्लियामेंट में जो इस तरीके से चीज़ों को बता पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड हमारी कोशिश है कि न केवल इंडिया बल्कि दुनिया में, चूंकि हम तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे तक ये सीमित ना रहे, और दुनिया में बाकी होम्योपैथ्स भी इसका फ़ायदा लेने के लिए, कहीं ना कहीं इस अप्रोच का आप उसका फ़ायदा मिले, उनकी सोच में आए, कुछ नया लाने के लिए, कुछ उनको प्रयास करने के लिए। 200-250 साल बाद अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत को देखकर मेरे आने वाले होम्योपैथ्स, जो मेरे कलीग्स हैं या कहीं ना कहीं जो मुझे देखते हैं प्रेरणा का, जैसे हम डॉक्टर सैमुअल हनीमन को ये मानते हैं कि ये मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, अगर आज डॉक्टर सैमुअल हनीमन खुद 250 साल बाद यहाँ होते, तो निश्चित रूप से वो भी होम्योपैथी को चेंज कर रहे होते और बहुत कुछ नया ला रहे होते। तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि फिजिशियंस का जो हाईएस्ट और ओनली मिशन जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म। लेकिन ग्लोबल लेवल पर आप जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होम्योपैथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट तक पहुंचने में भी काफ़ी स्ट्रगल्स रही होंगी, काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो उनके बारे में हमें बताइए, क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा जिसे आपको ओवरकम करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहा कि होम्योपैथी के बारे में एक्सेप्टेंस, जो आपने शुरू में भी पूछा था कि होम्योपैथी में जो कई बार लोगों को लगता है कि इस तरीके के पेशेंट्स को डील नहीं किया जाता, तो उसके पीछे लैक ऑफ एविडेंस बहुत बड़ा एक रीज़न था। अभी हमने होम्योपैथी की पूरी बात की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ पर्सनल लेवल पे, डॉक्टर बनना एक कोई आसान चीज़ नहीं होती, और डॉक्टर बनने के बाद जो है आप अपनी लाइफ
आप अपने हर दिन के 24 घंटा जो होता है वो अपने मरीज के नाम कर देते जी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? कभी इस चीज़ का मलाल हुआ? मैंने एक बहुत अच्छी बात की कि अब चूंकि आपने बोला कि काम तो करना है, ये भी बात सही है और जुनून है। जाने से पहले उन सब चीज़ों पे काम भी करना जरूरत है, क्योंकि जन्म एक ही मिला है और कहीं ना कहीं मेरा विज़न है कि विज़न ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, और कुछ भी असंभव ना रहे। तो ये तो है कि मेहनत तो बहुत है, जो कि पहले दिन से मेहनत करना सीखा है, आज भी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं है, मैं खुद अपने आप से कंपटीशन करता हूँ। यानी जो मैं आज अच्छा कर रहा हूँ कल और अच्छा करने वाला हूँ, परसों कुछ और अच्छा करने वाला हूँ। जिस केस में मुझे सफलता मिली मैं उसमें और अच्छा करूँगा, और जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली उसमें मुझमें 10 गुना और ज़्यादा ललक है कि मैं और अच्छा और क्या करने वाला हूँ। तो मेरी सोच में असंभव नहीं है, मेरा विज़न हमेशा क्लियर है। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बात की कि इसके कारण मेरा हो सकता है फैमिली लाइफ या कहीं ना कहीं एक तकलीफ में आता हो, तो निश्चित रूप से वाकई दोस्तों कि इसके कारण मेरी काफ़ी टाइम मेरा पेशेंट मैनेजमेंट और ये प्रचार प्रसार और इसमें चूंकि बातें को ब्रिक्स को बताना है, आगे वर्ल्ड वाइड बताना है, तो उसमें जाता है। मैंने उसका दूसरा तरीका निकाला। मेरी थीम है जीवन जीना है काटना नहीं है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ कहीं मुझे मौका मिलता है, आप मेरे पोर्टल्स पे जाकर देखेंगे कि मेरी फैमिली वहाँ पर मेरे साथ है। अच्छा। इसका मतलब है अगर मैं यूएस जा रहा हूँ तो मेरे साथ है, रशिया जा रहा हूँ तो मेरे साथ है, यूके जा रहा हूँ तो मेरे साथ है। तो उसमें दो काम हो जाता है, हम अपना काम भी कर लेते हैं और उनको समय भी दे पाते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने अपने फैमिली मैनेजमेंट को अपने काम के साथ जोड़ा, और उसके कारण जो समय मुझे वहाँ कभी खाली समय मिलता है उसमें मैं अपने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाता हूँ और मेरी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ, साथ में मैं अपना काम भी पूरा करके आता हूँ। तो मेरे काम में उनको मैंने जब इन्वॉल्व किया तो निश्चित रूप से न केवल मैं खुश रह पाया बल्कि उन्हें भी जो समय की जो लैकिंग थी वो मैं पूरी कर पाया। मेरी छोटी सी गुड़िया मैम 7 साल की, उसने करीब 50 प्लेटफॉर्म पर जाकर जब अवार्ड्स लिए या एक तरीके से एक्नॉलेज किए, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये काम जब हमें करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। तो ये जो इंस्पायरेशन है जब वो जहाँ जहाँ मेरी दुनिया के प्लेटफॉर्म में या नेशनल प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ खड़ी हुई, तो ये बच्चों में शुरू में एक बात आ गई कि अब मुझे भी कुछ करना है और कुछ नया लाना पड़ेगा। पापा ने इतना किया है तो मैं उससे भी आगे लाने की सोचूंगी। तो ये एक मेरा थीम है कि मैं अपने काम के साथ ही अपनी चीज़ों को फैमिली के साथ मैनेजमेंट देने की कोशिश करता हूँ। पापा तो वैसे ही हीरो होते हैं बेटियों के। इस जन्म में मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि वो मेरे काम को बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ा पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, आपने इतने बदलाव किए हैं होम्योपैथी में, इतनी एडवांसमेंट्स आई हैं, तो इन फ्यूचर हमें क्या नई एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगे? मेरा जो 21 साल का अनुभव है या एक तरीके से उन्नत तकनीकों का जो प्रारूप है, इसमें जो ये जो डेटा है हम जहाँ जहाँ सबमिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जब ये आगे थ्योरेटिकल लेवल पे आएगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, इसको जब आगे एक्सेप्टेंस में लेकर जब हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाले होम्योपैथ हैं उनको क्रिटिकल केस में जैसे कि किडनी कैंसर, इनक्योरेबल, कोमा, सर्जिकल, ऑटोइम्यून, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस, ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी से एक विकल्प मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सकें। और न केवल होम्योपैथी से लोगों को फायदा मिलेगा, इसका फायदा पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में मेडिकल साइंस के लिए भी मिलेगा। तो अगले 10 सालों की अगर बात करें तो होम्योपैथी आपको किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो आज से 20 साल पहले मैंने जब बात की थी तो मेरे जब हम चूंकि बेसिक केसेस पे बात करते थे तो कई बार हमारी एक जनरल डिस्कशंस होती थी कि अगर ऐसा है तो होम्योपैथी में हम कैसे काम करेंगे। तब मुझे कई बार थोड़े से ताने भी सुनने पड़ते थे जो हमारे कलीग्स या कुछ बड़े कह जाते थे कि ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने तब मेरे मन से बात निकलती थी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो कुछ नया लाऊंगा। तो उनका कहना होता था ठीक है, जिस दिन जब तुम कुछ नया ला दोगे हम सुनेंगे या समझेंगे, और उस दिन समझेंगे, उस दिन सुनेंगे कि तुमने ऐसा उस समय बोला था, तो आज क्या करोगे। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे प्रेरणा देती थी कहीं ना कहीं कुछ नया करने की। और वो जो 20 साल पहले का डॉक्टर अर्पित चोपड़ा कह सकते हैं कि जो एक कहते हैं कि जब मैं करियर के पहली फील्ड में आता था, जब पहले पेशेंट ने मुझसे आके बोला सर ये मेरा कैंसर का पेशेंट है, क्या आप इस पर कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से 2004 में और 2025 में आज जमीन आसमान का अंतर है। तो उस समय जो मेरे सीनियर्स ने कहा कि कुछ नया करेंगे तब सुनेंगे, आज मैं दोस्तों ये पूरा गर्व के साथ कहूँगा कि 3000 पेशेंट का डेटा है जो उन्होंने चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया, एडजस्ट किया, उस पर काम किया, संभावना निकाली, और कहते हैं ना दर के आगे जीत है। तो जो मैंने इतना काम किया तो पूरी कोशिश है कि इसका फ़ायदा अब उन्हें भी मिलेगा और उन्हें भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो उन सीनियर्स को आपने बताया, आप उनसे मिले, उनका क्या रिएक्शन रहा? नहीं, वो है कि तुम थोड़ा मतलब अलग थे, अलग करते आए हो और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तुमने किया है
और अच्छा लगता है, उन्हें उनका आशीर्वाद भी मिलता है और एक तरीके से उनको ये भी लगता है कि चलो भले हमने तुम्हें सिखाया लेकिन तुमने भी कुछ नया करके कुछ हमें नया करके बताने के लिए एक मेडिकल साइंस में हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसे ही हमारी जो भावना है वो हम पूरा कर पाते हैं। और निश्चित रूप से जब हर पेशेंट हमारे पास आता है तो बहुत उम्मीदों के साथ आता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो उम्मीदें होती है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक तरीके से विश्वास भी है जो मुझे करना पूरा है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो हम मानते हैं कि मेडिकल साइंस में सबसे चैलेंजिंग केसेस होते हैं वेंटिलेटर पे उपस्थित पेशेंट, मतलब जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं, जो कि एक तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और पेशेंट खुद नहीं आ सकता, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आपके रिलेटिव्स को अगर लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से रिवाइवल नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो पेशेंट अगर होम्योपैथी में आते हैं तो होम्योपैथी में ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बताया नहीं गया है और हमें भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था। तो ऐसे केसेस में चूंकि मेरा जो तकनीक है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचने का होता है, तब ये मुझे बड़ा सोचने के लिए मजबूर करना पड़ा कि मैं इसमें इस पेशेंट्स के लिए कैसे मदद कर पाऊंगा, क्योंकि पेशेंट मुंह से तो कुछ ले नहीं सकता और अल्टीमेटली पेशेंट वेंटिलेटर पे है और इसमें होम्योपैथी को हॉस्पिटल में ले जाकर देना मतलब एक नया तरीका था। तो हमने एक तरीका निकाला कि पेशेंट की जो आर्टरी फीडिंग है, जो नाक की नली है, उससे हम अपनी दवाइयों को देंगे और उस दवाइयों को जो जब नाक की नली से हम स्टमक के अंदर जब हम डालने के लिए प्रोसेस करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन लेकर नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अंदर से ताकत देगी। तो ये जो तरीका था ये पहली बार था और जब मैंने पहले पेशेंट्स को दिया था तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक घटना चेंज करने वाली बात भी थी कि प्रेरणा भी थी, कुछ तरीका भी था जो समझना था और देना भी था। तो देना जरूरी था, हमने उस पेशेंट को दिया और ये बताया कि आप हॉस्पिटल में जाके कंसेंट दीजिए ताकि आपको हॉस्पिटल में कंसेंट देके आप इन दवाइयों को दिला सकें। तो उन्होंने कंसेंट दिया, हमारी दवाई को दिया और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि वो पेशेंट 5 दिन के बाद वेंटिलेटर से बाहर आकर आज भी इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरा जीवन जी रहे हैं। वो पेशेंट उठ खड़ा हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? जब वो मेरे से मिला तो उसने बोला सर आप मेरे लिए भगवान बन के आए थे। तो मैंने बोला मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, पर ईश्वर का बनाए हुए इस दुनिया में अगर कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ तो मेरी नीति नियत में इतनी क्लियरिटी थी कि मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ अच्छा कर पाता और शायद हो सकता है कि ईश्वर ने ये ताकत दी और सब उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बहुत खुशी मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है, एक और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि अब कोई अगला पेशेंट आएगा तो उसमें भी हम हार नहीं मानेंगे। ये बड़ी बात है कि हम किसी को ऐसे हॉस्पिटल के कैटेगरी से बाहर लाएं। तो ये कुछ बूस्टर केसेस ऐसे होते हैं जो हमारा प्रेरणा भी बनते हैं और एक तरीके से मौका भी देते हैं कि आगे मेडिकल साइंस के लिए कुछ और अच्छा ला रहे हैं और लोगों के लिए कुछ और अच्छा करने की नीयत है, वो कहीं ना कहीं साकार भी कर पाएंगे। वाकई में काबिले तारीफ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह से आगे भी लगातार प्रयास करते रहे और लोगों को स्वस्थ बनाते रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।